नमस्कार। 5 शहर 5 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो 5 शहर 5 खबर में आज बात करेंगे सबसे पहले गुजरात के चुनाव के रण की। तो जहां पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तो विपक्ष की इरादों को वो तोड़ने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। तो उधर झांसी और प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ सौगातों की झाड़ी लगा रहे हैं। फिर बात करेंगे यूपी में माफिया राज के खात्मे की, उसके बाद श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब के सच की। फिर जाएंगे सीधे बिहार, जहां पर बिहार में एक खास मुलाकात से पनपी है सियासत। और आखिर में झारखंड में जुर्म के बढ़ते ग्राफ की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं 5 शहर 5 खबर में। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से जो गुजरात से आ रही है, जहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। तो गुरुवार को एक बार फिर से पीएम मोदी का 4 चुनावी रैलियों का बेहद खास कार्यक्रम रहा। तो पीएम मोदी का आज पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और अहमदाबाद देहात के बावला में ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी को 307.24 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले माफिया गरीबों और व्यापारियों की संपत्ति हड़प लिया करते थे, लेकिन आज बीजेपी की सरकार उनसे यह संपत्ति ब्याज समेत वापस ले रही है। तो गुजरात से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर गुजरात के रण में गरजे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ तस्वीरें जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की दिखाई दी है। तो ताबड़तोड़ रैलियों का दौर आज भी जारी था। तो ये गुजरात मैंने बनाया है, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस था। तो झांसी में योगी योगी के नारे भी गूंजे। तो 300 करोड़ की सौगात भी दी गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रियम, आज गुजरात के रण में पीएम नरेंद्र मोदी की एक तरफ तस्वीरें थी तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई सौगातें दी है। किस तरह का माहौल देखने को मिला आज? उत्तर प्रदेश के अंदर भी निकाय चुनाव होने हैं और इससे पहले अगर आप देखें तो हिमाचल के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ लगातार बतौर स्टार प्रचारक के तौर पर जाते रहे। गुजरात में स्टार प्रचारक के तौर पर जो है इस समय वो लगातार अगर आप देखें तो उनके दौरे हो रहे हैं। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो निकाय चुनाव होने वाला है उसको लेकर भी जो सरकार की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी जो है वो लगातार तैयारियां कर रही हैं। आज मुख्यमंत्री का 2 जनपदों का दौरा रहा। एक वो आज प्रयागराज पहुंचे और उससे पहले झांसी पहुंचे। झांसी में उन्होंने 300 करोड़ रुपए की कई जो योजनाएं हैं विकास की उन्होंने उनकी सौगात दी है और साफ तौर पर विकास के मुद्दे को लेकर ही जनता के बीच में जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मुख्यतः केंद्र में रखा और इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जिस तरीके से राज्य स्थापित हुआ है 2017 के बाद से, 2017 के पहले माफियाओं का राज चला करता था, गुंडागर्दी हुआ करती थी, आम लोग सुरक्षित नहीं रहते थे प्रदेश के अंदर। लेकिन आज के समय में पुलिस का राज, सरकार का जो राज है वो स्थापित हुआ है और आज हर एक लोग प्रदेश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है लोगों ने सराहा है। 2022 के जो चुनाव के परिणाम आए उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई। तो साफ तौर पर फोकस रहा है लॉ एंड ऑर्डर। एक बड़ा मुद्दा हमेशा से चुनावी मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर अन्य जो चुनाव छोटे अगर आप देखें तो उन चुनावों में भी कानून व्यवस्था जो है वो हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। और वो कहीं ना कहीं उसी को लेकर सरकार 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी हम लोग को देखने को मिला कि इस मुद्दे को केंद्र में रखा। और आज भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए, तो वहां पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया और इस बात को केंद्र में रखा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडा माफिया और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे वो जेलों के अंदर हैं, वो डरे हुए हैं। अब हम सभी लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इस तरीके का बिल्कुल प्रियम, इस बार जो है पीएम नरेंद्र मोदी के जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो भाषण में एक बात बहुत ही ज्यादा खास थी, ये गुजरात मैंने बनाया। क्या 27 साल से जो शासन कर रही है बीजेपी उसका जिक्र किया गया है कि ये गुजरात मैंने बनाया है? बिल्कुल साफ तौर पर अगर आप देखें तो आज जिस तरीके से रैली हुई और उसके अंदर जो भाषण रहा है, साफ तौर पे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने का पूरा प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। लोग उनके साथ में जुड़े और एक बार फिर जब परीक्षा की घड़ी आई है तो उसमें बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जोर दे रही है और वही जोर आजमाइश जो है वो देखने को मिली है। बतौर स्टार प्रचारक के तौर की अगर सूची देखें तो उसमें जो नाम शामिल हैं
योगी आदित्यनाथ भी लगातार गुजरात के अंदर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बने और वो भारी मतों के साथ में जीतें। हालांकि जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरीके से दमखम के साथ में मैदान में हैं और चाह रही हैं कि इस बार जो है वो परिवर्तन किया जाए, लेकिन लंबे समय से अगर आप देखें तो गुजरात के अंदर बीजेपी का जो राज है वो स्थापित है और वो उसको बरकरार रखना चाहती है और उसी के लिए लगातार अगर आप देखें तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या फिर अन्य पार्टी के बड़े नेता हों, योगी आदित्यनाथ हों, सभी लोग पुरजोर तरीके से वहाँ पर कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रियम इस बार जो है किस तरह से बीजेपी के सामने चुनौतियां देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर सिर्फ सौराष्ट्र सीट की बात कर ली जाए तो वहां पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस वहां पे सारी सीटें जीत गई थी। इस बार किस तरह की चुनौती देखी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लक्ष्य रखा गया है कि 2017 इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव गुजरात में हुआ था वहाँ पे जो सीटें हारे थे उनकी क्या वजह रही थी, उन वजहों को देखा गया है और उन वजहों को दूर करके जो है इस बार उन सीटों पर विशेष तौर पर फोकस रखा गया है। जो सीटें पिछले चुनाव में जीते थे उनको जीतना है, लेकिन जो सीट हारे थे उसके पीछे हार का क्या कारण था, उस कारण को इस बार समझा गया है। जी, और उसी पर ज्यादा से ज्यादा काम चल रहा है। ठीक है प्रियम, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ का अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का चाबुक अब भी जारी है। तो माफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाइयों का ब्यौरा उनके ध्वस्त होते वर्चस्व की कहानी भी बयां करता है। तो प्रदेश भर में 62 माफियाओं को चिन्हित किए जाने के बाद उनके खिलाफ एक्शन से अपराधियों के नेटवर्क और आर्थिक तंत्र पर जबरदस्त चोट पड़ी है। तो एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन के बाद चिन्हित किए गए माफियाओं के खिलाफ आर्थिक और मानसिक और न्यायिक स्तर पर चौतरफा कार्रवाई के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। तो न्यायालयों में मजबूत पैरवी के चलते अब तक प्रदेश के 41 अपराधियों और माफियाओं को अदालतों में सजा दिलाने में भी कामयाबी मिली है। तो यूपी में माफियाओं की अब खैर नहीं, तो यूपी में योगी का बड़ा प्लान, माफियाओं का होगा काम तमाम। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रियम हमारे से जुड़े हुए हैं। प्रियम, जिस तरह से विधानसभा चुनाव भी आए थे, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी पर ज्यादा फोकस किया था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो उसके बाद जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी देखने को मिली थी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप देखें जिस तरीके से 2017 से उन्होंने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली, तो उसके बाद से भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था ये दो उनके अहम पहलू रहे जिस पर सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ से काम किया गया। और इस मुद्दे को लेकर ही 2022 के चुनाव में पार्टी और सरकार जो है वो जनता के बीच में गई थी और इस बात को जनता ने सराहा भी और कहीं ना कहीं इस बात को माना भी। जिस तरीके से कानून व्यवस्था जो है हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा चैलेंज रही है उसको सरकारों के लिए, और जितनी भी पिछली सरकारें अगर आप देखें तो उसमें कानून व्यवस्था के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं आम लोगों को मजबूर करते थे कि वो परिवर्तन करें। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कमान संभाली तो उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम किया, तो उसका शायद ये एक बड़ा नतीजा जो है वो साफ तौर पर 2022 के चुनावी परिणामों में भी देखने को मिला, जब एक बार फिर इतिहास जो है वो रिपीट हुआ और बतौर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर फिर योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसमें कानून व्यवस्था ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। और शायद उसी का नतीजा भी अगर आप देखें तो अभी भी जिस तरीके से सूची जारी करी गई है, बड़े बड़े जो माफिया रहे हैं जो लंबे समय से पुलिस के रेडार से बाहर चले थे, उनका एनकाउंटर किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। जो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जेलों में भेजा गया है और बाकायदा इसकी पूरी सूची जो है वो सरकार की तरफ से जारी करी गई है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार विशेष तौर पर काम कर रही है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो भी भाषण रहे हैं, अगर आप देखें चुनावी भाषण जिन राज्यों में भी जाके उन्होंने बात करी या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो बात करी, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कार्यरत रही है और लगातार उसमें कामयाबी भी हासिल करी है। जो आंकड़े हैं वो भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का इकबाल जो है वो बुलंद हुआ है और कानून का राज जो है वो स्थापित हुआ है। और शायद यही वजह रही थी 2022 के चुनाव में इस बात को जनता तक पहुंचाने में भी सरकार और योगी आदित्यनाथ जो थे वो कामयाब हुए और उन्होंने इस बात को लोगों के बीच में पहुंचाया और लोगों ने भी इस बात को सराहा और शायद उसी का ही नतीजा रहा है कि हमको चुनावी परिणाम देखने को मिले। जब एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही लगातार जो है एक ही पार्टी ने जो है वो रिपीट किया, ऐसा इससे पहले कानून उत्तर प्रदेश के अंदर कभी नहीं हुआ था। तो कानून व्यवस्था जो एक बड़ा मुद्दा रहा है उसमें सरकार जाहिर सी बात है उसने कामयाबी हासिल करी है, उस पर कंट्रोल लगाने में, उसको कंट्रोल करने में, उसी का ही नतीजा साफ तौर पर आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है यूपी सरकार। तो लगातार योगी सरकार ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कहा था कि एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा,
उसी के तहत एंटी माफिया जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके तहत 62 जो है माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। वहीं पर अगली खबर की ओर रुख करते हैं तो श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, तो पुलिस उसे रोहिणी के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लेकर गई। तो दरअसल आफ्ताब अमीन का पॉलीग्राफ टेस्ट कल ही होना था, लेकिन उसे तेज बुखार के चलते वो टेस्ट नहीं किया गया, तो उसका कोविड टेस्ट करवाया गया इससे पहले। तो बुखार उतरने और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आज पुलिस उसे एफएसएल लेकर पहुंची है। तो आपको ये भी बता दें कि आफ्ताब 4 दिन तक के लिए दिल्ली पुलिस की रिमांड में है। तो दरिंदगी का सच अब सामने आएगा, तो इसी का अब सभी को इंतजार है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। तो नितिन, क्योंकि एक तरफ जहां पे कल हमने बताया था कि एक नोटबुक भी बरामद की गई है, एक चिट्ठी भी बरामद की गई थी, तो उससे कहा जा रहा था कि इससे दिल्ली पुलिस को काफी ज्यादा जो है जांच में मदद मिलेगी। वहीं पर अब कहा जा रहा है पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो कल के लिए टाल दिया गया था, क्योंकि तेज बुखार के चलते कल के लिए टाला गया था, लेकिन अब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल बबीता, जिस तरीके से अभी कुछ दिन से जो है श्रद्धा का हत्याकांड मामले में काफी तूल पकड़ा हुआ था, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो है आफ्ताब के जो रिमांड की बात की तो पहले 5 दिन का रिमांड मांगा था, उसके बाद 4 दिन का जो रिमांड है वो दोबारा आफ्ताब का मांगा गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो आपका दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिस तरीके से आफ्ताब के पास से जो नोटबुक थी वो बरामद हुई थी। अब श्रद्धा की जो हत्या की तो उसमें एक एक चीजों को लिखता था, आगे कहाँ का पार्ट्सों को फेंकता था, तो वो एक चीज नोटबुक के अंदर जो है नोट करता था कि आखिरकार यहाँ पर इन्होंने ये चीजें फेंकी है। तो कल दिल्ली पुलिस को नोटबुक को हाथ लगी थी, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट की जो बात की जाए कि टेस्ट उसका जो कराना था उसको तेज चलते बुखार के कारण जो है वो टेस्ट नहीं करा पाई है दिल्ली पुलिस की। आखिरकार किस तरीके से कोविड ना हो, तो उसको देखते हो कि कोविड जो रिपोर्ट आएगी वो कल यहाँ पर जो है क्लियर आज हो गई है कि कोविड भी नहीं है। तो उस चीज को देखते हुए आफ्ताब जो टेस्ट थे तो उनको जो है रोक लगा दी गई थी कि टेस्ट जो है अभी नहीं हो पाएगा इस पर चलते हैं तेज बुखार के कारण। लेकिन आफ्ताब जो है पूरी तरीके से जब 4 दिन की जो पुलिस रिमांड दोबारा मांगे, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से इजाजत ली है कि 4 दिन की जो रिमांड है वो दोबारा दी जाए, तो उसको देखते हुए आफ्ताब की 4 दिन की रिमांड यहाँ पर दोबारा दे दी गई थी। लेकिन फिर आफ्ताब के पास से पहले नोटबुक बरामद हुई है, नोटबुक में उसने एक एक चीज उसमें लिखी, जिस तरीके से श्रद्धा का जो हत्याकांड हत्या की थी तो उसमें आखिरकार कहाँ का बॉडी उसने जो फेंकी है उसकी श्रद्धा की, तो उसको उस नोटबुक के अंदर लिखी थी। तो उसके बाद ही आज क्या तेज बुखार के चलते हुए जो पॉलीग्राफ टेस्ट था उस टेस्ट को जो है यहाँ पर रोक दिया गया और तेज बुखार के चलते हुए पूरा जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है यहाँ पर दवाई मेडिसिन उसको लिए। और आज पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, तो नितिन आपसे जानना चाहेंगे पॉलीग्राफ जब टेस्ट शुरू किया गया कितने सेशन में ये टेस्ट हुआ और कितने कितने सवाल पूछे गए हर सेशन में? देखिए, बिल्कुल जब दिल्ली पुलिस ने आज जो टेस्ट यहाँ पर कराया था तो उसमें जो है पूरी तरीके से आफ्ताब से यही पूछा गया कि क्या श्रद्धा हत्याकांड मामले में जो है पूरे उससे जो है बात करते हो, लेकिन उसमें आफ्ताब ने जो है बातचीत करने से जो इनकार कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने दोबारा उससे यही बातचीत की है कि आखिरकार आफ्ताब बता दे कि श्रद्धा के हत्याकांड जो मामला चल रहा है काफी दिनों से तूल पकड़ा हुआ था, उसको रोकने के लिए पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस कोशिश में लगी हुई और दिल्ली पुलिस बार बार उससे यही सवाल जवाब कर रही है कि आखिरकार वो हथियार बताएं जिस हथियार से श्रद्धा की जो हत्या की गई थी वो हथियार अभी तक जो है आफ्ताब बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उसकी जो पूछताछ की गई है कि उससे बॉडी के जो पार्ट्स हैं कि आखिरकार 35 टुकड़े जो कहाँ इसमें कौन कौन सी जगह पर फेंके उस चीज को यहाँ पर बातचीत की गई, लेकिन आफ्ताब पूरी तरीके से बताने के लिए जी नितिन, कहा जा रहा है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा उसमें जो वारदात का सीक्वेंस जो होगा उसे फिर से दोहराया जाएगा नार्को टेस्ट में भी। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पॉलीग्राफ की जो टेस्ट है उसे जो है कहीं ना कहीं जो जो है कराया जाएगा कि नार्को टेस्ट जो उसकी बात कही गई कि नार्को टेस्ट इसका कराया जाएगा, तो उसमें दोबारा से जो है आफ्ताब के बारे में यही पूछताछ की जाएगी जिस तरीके से इसको आफ्ताब ने हत्या की है उस हत्या के बारे में जो किस तरीके से इसमें कहाँ से बॉडियों को जो फेंका गया, किस चीज को कहाँ इसमें रखी है बॉडी, तो उससे पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है संतुष्ट कर रही है और उससे जो बातचीत करने की कोशिश में लगी हुई, लेकिन आफ्ताब बताने के लिए तैयार नहीं है। तो दिल्ली पुलिस नितिन लेकिन कहा जा रहा है जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता, जो इसका जो भी रिपोर्ट आएगी वो कोर्ट में मान्य नहीं होगी। हालांकि वो पुलिस की जांच में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसमें कितनी सत्यता है इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पॉलीग्राफ जो टेस्ट होगा वो कोर्ट में द्वारा जो है मान्य नहीं होगा, कोर्ट में जो उसकी रिपोर्ट नहीं लगी, तो जो दिल्ली पुलिस के लिए जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है तो ये है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो है
कड़ी तक पहुंचेगी दिल्ली पुलिस की आखिरकार पॉलीग्राफी टेस्ट होने के बाद में उस कड़ी तक पहुंचेगी। आफ्ताब के उस ठिकानों तक जो है पहुंचने की जो तैयारी है वो करने के लिए लगे, क्योंकि जिस तरीके से आफ्ताब ने हत्या की थी चर्चा की, तो उस पर जो है पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस अभी तक उससे कराया जा रहा है, उससे पूरे मामले की जांच पीट कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पॉलीग्राफी जो टेस्ट था उसे कोर्ट में जो है मान्य नहीं रखा जाता, लेकिन उसके बाद वैज्ञानिक की बात किया है कि वैज्ञानिकों द्वारा भी उसे मान्य रखता। दिल्ली पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इस कड़ी से जो है और भी कुछ राजें जो खुल सकते हैं कि सब्जा की जो हत्या हुई थी किस कारण की वजह से हत्या बताई जाएगी, और क्या इसमें ऐसी दिक्कत सामने करना पड़ा था कि आफ्ताब ने हत्या की, क्या पूरा मामला था। इसको पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है पूरी कामयाबी के साथ और जल्दी से सुलझाने की भी कोशिश करेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो वहीं शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे बुधवार को पटना पहुंचकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे, तो दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे बैठक चली। तो इस दौरान आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं हुई। खासकर आदित्य ठाकरे का फोकस बीएमसी चुनाव पर पूरी तरह रहा। तो आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव से चुनाव में मदद मांगी है। प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र आने के लिए उन्हें निमंत्रण भी दिया गया है। तो बीजेपी ने तेजस्वी यादव समेत आदित्य ठाकरे पर तंज कसा है। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जिस बिहारियों को महाराष्ट्र में शिवसेना अपमानित करती थी, अब उनको बिहार वासियों की चिंता होने लग गई है। ये चिंता सिर्फ बीएमसी चुनाव में वोट के लिए है। तो वहीं बीजेपी के हमले को लेकर आरजेडी ने सफाई दी है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरे चरित्र वाले अपना है। तो जब महाराष्ट्र में बिहारियों को अपमानित किया जा रहा था, उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार थी। तो यानी आरोप प्रत्यारोप का कटुता आई नहीं, और यही बात को आगे लेते हुए मुझे यकीन है कि दोस्ती आगे चलते रहेगी। इसमें राजनीतिक रंग अपनाना जब वक्त हो मुंबई में आए, और ये आना जाना भी चलते रहेगा। उन्होंने भी मुझसे कहा है कि अगले टाइम 2-3 दिनों के लिए यहाँ टूरिज्म हो, फॉरेस्ट हो, वो देखने के लिए आए। और मुंबई में भी काफी मैनेजमेंट का चुनाव है वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, और बिहारियों को इन लोगों ने कितना अपमानित किया, कैसे खदेड़ा मारा पीटा, यह जग जाहिर है। और फिर बिहार आए हैं और समर्थन मांग रहे हैं, यह बिहारियों का अपमान है। और बिहारी वहाँ निश्चित रूप से उन लोगों को वोट नहीं करेगा, इन लोगों को वोट नहीं करेगा, क्योंकि शिंदे गुट वहाँ बिहारियों को सम्मानित कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से उनकी सरकार है। इसलिए वो घबरा करके बंबई से भागे भागे बिहार आए थे। तेजस्वी जी और ठाकरे जी 2 राजकुमार हैं, इन लोगों से संघर्ष। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है लाइव। तो रजनी, आदित्य तेजस्वी की मुलाकात हुई, 2 घंटे चली, क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात में? बिल्कुल, देखिए आदित्य और तेजस्वी की जब मुलाकात हुई उसके बाद तेजस्वी और आदित्य ठाकरे दोनों ने ये वक्तव्य दिया कि हम युवाओं को एकजुट कर रहे हैं, और युवाओं को एकजुट करने के तहत ही हमने ये मुलाकात करी है और अब एक मुहिम छेड़ दी है नए बिहार की। और सबसे खास बात ये रही कि इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव आदित्य ठाकरे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का, हालांकि नीतीश कुमार से जब लोकसभा चुनाव 2024 की बात हुई तब मुख्यमंत्री ने बार बार इस बात को कही कि 2024 की तैयारी करनी है। तो जैसे हमारे अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, तब आदित्य ठाकरे ने बड़े ही जोशो खरोश में कहा कि इसके लिए तो राहुल गांधी ही सबसे परफेक्ट चेहरा है। तो यानी कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा हो गया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जा रहा था और तमाम जो जेडीयू पार्टी के लीडर्स हैं वो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे थे, तो ये भी स्पष्ट कर दिया आदित्य ठाकरे ने कि मुख्य प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए अभी भी पूरी तरह से शिवसेना कांग्रेस के साथ है, यानी कांग्रेस के साथ एकजुटता दिखाई। साथ ही साथ तेजस्वी को खास तौर पे सबसे ज्यादा अहमियत दी। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो तमाम युवा है वो एकजुट हो रहे हैं और ये युवाओं की एक टोली लेकर चलना चाह रहे हैं। यानी जो पुरानी जो बातें थी उन तमाम बातों को दरकिनार कर, यानी पहले शिवसेना और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने कट्टर विरोधी हुआ करती थी, उन तमाम बातों को दरकिनार कर तेजस्वी और आदित्य ठाकरे ने एक नई परिपाटी, नई दोस्ती शुरू की और इसको लेकर बिहार की राजनीति आज पूरी तरह से गर्म रही। बीजेपी लगातार निशाना छापते रही कि जिन बिहारियों पे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हमले होते आए, जिस पार्टी द्वारा सबसे ज्यादा हमला किया जाता रहा,
उनका इतना भव्य स्वागत, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है बिहार में। मुख्य बिल्कुल, इसी बीच बीजेपी ने सुशांत और दिशा का भी जिक्र किया। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से लगातार रेड कार्पेट बिछाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा शिवसेना के नेता के लिए और उनकी अगुवाई के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बैठे बिठाए भाजपाइयों को एक मुद्दा मिल गया है कि जो शिवसेना हमेशा से बिहार का विरोधी रहा, उत्तर भारत का विरोधी रहा, खासतौर पर बिहार का विरोधी रहा, बिहारी छात्रों पर हमले की बात करें या फिर बिहारी मजदूरों पर हमले की बात करें तो सबसे पहले शिवसेना आगे रहता था। उसके नेता का इस तरह से भव्य स्वागत और उसे बिहार में इस तरह से उसके स्वागत के साथ साथ उसे एक नए रिश्ते की शुरुआत जो करी है उसको लेकर खास राजनीति। बिल्कुल रजनी, इस मुलाकात को लेकर ये भी कहा जा रहा है बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए उन्हें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का साथ भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाप गए हैं आदित्य ठाकरे कि उत्तर भारत का वोट बैंक काफी ज्यादा भारी है। बिल्कुल देखिए, मुंबई में जो अभी चुनाव होने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव ही महाराष्ट्र की सरकार को तय करता है, यानी महाराष्ट्र में किसकी सरकार रहेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जीत के बाद ये तय होती है। तो अभी बीएमसी का चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में, और ऐसे में अधिकतर वहाँ पे बिहारियों की, उत्तर भारतीयों की, खासतौर पर बिहारियों की संख्या बहुत है। तो ऐसे में बिहार आना और बिहार के युवा नेता से मुलाकात करना और दोस्तों और उनका साथ मांगना कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर यह मुलाकात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं झारखंड में अपराध का ग्राफ थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हाल के दिनों में एक बार फिर से झारखंड में अपराध फिर से बढ़ गया है, तो आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। तो बीते दिन 2 लोगों की हत्या ने राज्य में एक बार फिर से सनसनी फैला दी है। तो राज्य में इन दिनों भूमाफियाओं का कहर भी जारी है और ज्यादातर हत्याएं भूमाफियाओं की सक्रियता की वजह से हो रही है। तो राज्य में कुछ बड़े जमीन के ब्रोकर भी हैं जो अपनी ताकत से जबरन जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इस महीने में अगर बात कर ली जाए तो 15 से ज्यादा हत्याएं सिर्फ जमीन के अवैध ढंग से कारोबार के कारण ही हुई है। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड में तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस भी पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, झारखंड में जिस तरह से तेजी से ग्राफ बढ़ता जा रहा है अपराध का और कहा जा रहा है भूमाफियाओं के कारण जो है ज्यादा ये अपराध हुए हैं, अगर महीने की बात कर ली जाए 15 से ज्यादा हत्याएं हुई है, पुलिस से कहाँ चूक हो रही है? देखिए बबीता, जिस तरीके से लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है और खास करके आपने जिक्र किया 15 हत्याएं हुई हैं, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस की विफलता भी दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बीती रात 2 हत्याएं हुई हैं, उसके चलते पूरे राज्य में कहीं न कहीं इस बात की चर्चा हो रही है कि अब किस तरीके की कानून व्यवस्था है। दिन भर कहीं न कहीं अब विरोध प्रदर्शन का भी दौर देखने को मिला है। लोग कहीं न कहीं ग्रामीण पहुंच गए थे राजधानी में और राजधानी में आकर उन्होंने विरोध किया है। अब से थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है पुलिस का, और पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि हत्यारों की गिरफ्तारी या फिर बाकी चीजों का खुलासा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि लगातार हत्या होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं पुलिस की जो दबिश होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल राकेश, कहा जा रहा है आदिवासियों की जमीनों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। देखिए, लंबा समय गुजरा है राज्य बनने के बाद से, और उस दौरान कई ऐसी जमीनें हैं जिस पर तमाम लोगों की निगाहें थी। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जो अवैध तरीके से कहीं न कहीं भूमाफिया इन सारे जमीनों को हड़पने की तैयारी कर रहे हैं, और उसी दौरान माफिया के साथ साथ कुछ कानून के जो कहीं न कहीं कहे जाते हैं संरक्षक भी माने जाते हैं, उन लोग को भी संलिप्तता बताई जाती है। और साथ साथ अपराधियों का गैंग भी यहाँ पे बनता जा रहा है जमीन को लेकर के, और इस तरह की हत्याएं कर दी जा रही है। अगर किसी की जमीन हड़पी जाती है और वो विरोध प्रदर्शन करता है या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करने की बात करता है तो उसकी हत्या हो जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है, और इस पर अब चर्चा होने लगी है कि आखिर आने वाले समय में यहाँ के लोगों को कितना। तो इस पर सरकार का क्या कुछ बयान सामने आया है? क्योंकि आदिवासियों की जिस तरह से खबर आ रही है, जमीनें ज्यादा हड़पी जा रही, क्योंकि एक तरफ झारखंड सरकार आदिवासियों की हिमायती बनती है तो दूसरी तरफ इस तरह के अपराध सामने आते हैं।
देखिए, राज्य सरकार का दावा जरूर होता है कि अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन घटनाएं रुकती नजर नहीं आ रही हैं और जिस तरीके से लगातार हत्या का दौर चल रहा है उसमें अब जाकर जरूर बयानबाजी तेज हुई है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, जिसका खामियाजा राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और अब जाकर पुलिस की तरफ से बयान आ रहे हैं, खास करके पुलिस का मानना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब से थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो सारी चीजें सामने आ सकेंगी। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आदिवासियों की जमीन ज्यादा हड़पी जा रही है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आदिवासियों को जमीन को काफी हड़पा गया है। और अब जो घटनाएं घट रही हैं, खास करके आपराधिक घटनाएं, उसमें कहीं न कहीं माफियाओं का हाथ है। इन माफियाओं के माध्यम से लोग जमीन के कारोबार में जुड़ते जा रहे हैं और लोग कहीं न कहीं अपनी दबिश बढ़ाने तो जिस तरह से राकेश लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, माहौल किस तरह का हो गया है? देखिए, एक दहशत का माहौल तो है ही, खास करके लगातार जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, 15 से अधिक हत्याएं राजधानी और आसपास के इलाके से देखने को मिली हैं। कल जिस तरीके से 2 हत्याएं हुई हैं, उसके बाद से कहीं न कहीं सनसनी फैली हुई है चारों तरफ और लोग दहशत में दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस के साथ जिस तरीके से आज घेराव किया पुलिस का और कोशिश की कि अपनी बातों को रखा जाए कि अपराधियों से संरक्षण दिलाया जा सके, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराध रुक नहीं रहे हैं। और बिल्कुल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पता चलेगा कि पुलिस अब इस पर क्या कुछ जो है जवाब दे पाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।